पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि सेल का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा। एक बार फिर से उस रिलेशन को देख लें। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है और हमने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन की बात करें तो इसको भी पी एन लिख सकते हैं। जो कि हम देखना चाहें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड एन होगा। ओके, जहाँ पर अगर हम अरेंज करके लिखें तो वी पी ए प्लस वी बी एन इज इक्वल टू एक पॉजिटिव का पोटेंशियल प्लस नेगेटिव का पोटेंशियल जो कि ईएमएफ के बराबर होगा। ये लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। अगर हम वी पी एन की बात करें इस रजिस्टर के थ्रू तो वहाँ से हमारे पास रिलेशन आई इंटू आर होगा जो कि दिख भी रहा है आपको। और ए बी की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो सेल होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, उसका आंतरिक रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, और इससे जो करंट का फ्लो होगा, देखिए जो करंट आर से फ्लो कर रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट ये करंट है, इसलिए उसके लिए माइनस आई आर लिखेंगे। ये आपका रिलेशन लास्ट क्लास में आ चुका था। ओके, और इसी आई आर को आपने भी लिखा था इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो दो फॉर्म में हम इक्वेशन लिख सकते थे। इस इक्वेशन को लिखने के बाद से अब जो सेल का जो सिंबल हुआ वो बेसिकली इस तरह का हुआ, जहाँ पर सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अगर हम इसी सर्किट की बात करें तो इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है। और अब देखिए जो करंट सेल से फ्लो कर रहा है और नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जो कि दिख रहा है आपको, जबकि रेजिस्टेंस में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, ऐसा ये डायरेक्शन याद रखेंगे आप। अभी अगर इस तरह सेल का यूज करें तो सेल पहला जो काम करेगा वो सोर्स जैसा काम करेगा। तो हम सेल एज अ सोर्स की बात करें, और जब सेल सोर्स की बात करेगा तो ऑब्वियस है कि वो डिस्चार्ज भी होगा। समय के साथ उसकी पोटेंशियल वैल्यू घटती जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस घटती जाएगी, तो इसको डिस्चार्जिंग मोड बोल दीजिए, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस समय के साथ। अभी इसमें एक जनरल कंसेप्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल कंसेप्ट क्या है कि नेट सप्लाई इज इक्वल टू नेट कंजम्पशन। तो ये रेजिस्टेंस आर था और करंट अगर यहाँ आई फ्लो कर रहा है, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते थे आई आर प्लस आई इंटू आर। ओके, या फिर से वापस आपको देखिए वही इक्वेशन आ जाएगा ई माइनस आई आर, जहाँ पर आप भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि ई में से आपने समथिंग सब्ट्रैक्ट किया है, घटाया है, तो ऑब्वियस है कि इसका वैल्यू ई से कम होगा, लेस देन ई होगा। तो ये पहला केस या पहला यूज की बात हुई, सेल को एज ए सोर्स हमने यूज कर लिया, और तब इसके दो टर्मिनल के अक्रॉस, है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम है, इस बात को याद रखेंगे। अभी सेल अगर आपका फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो वैसे केस में हम उसको चार्ज करेंगे और तब हमारे पास सेल चार्जिंग मोड में होगा, और इस केस में ये एक लोड जैसा कंज्यूमिंग डिवाइस जैसा काम करेगा, जैसे फैन बल्ब काम करता है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में कॉमन टर्म सभी कंज्यूमिंग एलिमेंट के लिए, कंपोनेंट के लिए हम लोड रखते हैं। तो यहाँ पर अगर सेल ही लोड बन गया तो वहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप हटा दीजिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब हटा देंगे, ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी, इसी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी आप लिख रहे थे पिछले केस में। अभी जो करंट पास हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो कराना पड़ेगा। क्यों ऐसा? तो सेल के अंदर जो सॉल्ट का कम्बिनेशन हो जाता है, जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन आके कंबाइन हो जाते हैं, अगर आप उसको डिसोसिएट नहीं करोगे तो फिर
P साइड हाई पोटेंशियल पे और N साइड लो पोटेंशियल पे नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, चूँकि ये सेल अब डिस्चार्ज हो चुका है, डेड हो चुका है, हमको करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा ताकि जो बॉन्ड बन चुके थे वो ब्रेक करें। यानी अब जब चार्जिंग की बात होगी तो इसके पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो कराइएगा। तो वैसे केस में चूँकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लिखे हैं इसलिए हम ये तो नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखना है हमें। लेकिन एक बात है कि यहाँ करंट फ्लो कर रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो सोर्स से आप अप्लाई कर रहे हो। तो वैसे केस में ये करंट जो होगा वो अपोजिट है तो माइनस होना चाहिए, और अगर माइनस है तो यहाँ पर E प्लस आई इंटू आर हो जाएगा। और ध्यान दें यहाँ पर इस केस में ये E से ग्रेटर होगा। पहले केस में जब आपने लिखा था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर तो वो लेसर देन E था, मतलब EMF, टर्मिनल वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्म यूज करते हैं हम सेल के लिए। इस केस में ग्रेटर है और इस केस में स्मॉलर था। ठीक है, अभी इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देख लें। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको दो सिचुएशन मिल रहे हैं। एक सिचुएशन में आपको I इज इक्वल टू है ना 3 एम्पियर है, ओके, जो कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पास कर रहा है। मतलब ये आपका कौन सा, तो डिस्चार्जिंग मोड वाला होगा, सोर्स वाला। और उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा है वो 8.5 वोल्ट है। सेकेंड केस में करंट बदल गया, लेकिन करंट बदलने के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बदल गया, तो इसीलिए आप इसको I डैश कीजिए 2 एम्पियर हो गया, और V डैश टर्मिनल वोल्टेज 11 वोल्ट हो गया। और उस केस में जो करंट का डायरेक्शन देखेंगे वो अभी जो चार्जिंग वाला मोड है वो वाला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रिलेशन लिखें, हमारे पास सोर्स के वाले में E माइनस आई इंटू आर, यानी यहाँ पर हमारे पास 8.5 इज इक्वल टू E तो मालूम नहीं, I 3 एम्पियर और R ही है। अच्छा, एक बात और, जब आप यहाँ V डैश इज इक्वल टू लिखेंगे तो E डैश नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसका आंसर आपको करना चाहिए। R डैश भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ये भी आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक सेल नहीं बदलेंगे तब तक उसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर तो 11 लिख सकते हैं क्योंकि 11 वोल्ट दिया हुआ है, E अननोन रह गया। I डैश की बात हम 2 एम्पियर, हाँ यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चार्जिंग मोड की, तो इनटू R हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, ओके, और दो अननोन। हमको EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2.5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, क्योंकि माइनस था वो प्लस हो जाएगा, 5 इंटू R हो जाएगा। और ऐसे केस में स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 ओम आंसर, इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। और अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास E का भी वैल्यू हो, तो देखिए इधर 8.5 आप लिखेंगे और इज इक्वल टू E माइनस 3 इंटू 0.5, तो वैसे केस में ये 1.5 आकर के ऐड हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 10 वोल्ट। मतलब हमको इस सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों कैलकुलेट हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक दो यूजेस की बात कर ली है, सेल एज ए सोर्स, सेल एज ए लोड। अब तीसरा हम सेल की बात करेंगे जब सेल है ना ओपन सर्किट में हो। सेल मतलब किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से नहीं जुड़ा हुआ हो, तो हम सेल इन ओपन सर्किट, ना चार्ज हो रहा हो ना डिस्चार्ज हो रहा हो, यूं ही पड़ा हुआ हो। चलिए ठीक है, जब यूं ही पड़ा हुआ है तो ना करंट की बात होगी ना ही पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। अब हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर कोई
जोड़ा ही नहीं है सर्किट को कंप्लीट, तो करंट I इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मालूम है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक गलत वाक्य में बोल गया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट दोनों में होता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर आता है, स्विच ऑफ कर दिया मतलब सर्किट ओपन हो गया, और वैसे केस में फ़ैन ऑफ हो जाता है। स्विच ऑन कर दिया तो सर्किट क्लोज हो गया, फ़ैन ऑन हो गया। फ़ैन ऑन क्यों हुआ? क्योंकि करंट फ्लो करने लगा। और पोटेंशियल डिफरेंस स्विच ऑफ की अवस्था में भी था, जो भी वोल्टेज आ रहा था आपके यहाँ, और ऑन की अवस्था में भी था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने नॉर्मल सिचुएशन में लिख रखा है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। खैर प्लस भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज I 0 है तो 0 इंटू R यानी E। एक केस में आपने V लेस देन E देखा था, दूसरे केस में V ग्रेटर देन E लिखा था, और अब वाले केस में आपने V इज इक्वल टू E लिखा है। ये भी एक कमाल का केस है। इसीलिए जब आप अगर सेल से कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे, ऐसा कंडीशन आ जाए, तो उसके दो एंड के बीच का टर्मिनल वोल्टेज मतलब V उसके EMF के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इंटरनल कंजम्पशन भी नहीं होगा। वो दोनों टर्मिनल पर एक्चुअल जो सप्लाई, नेट टोटल जो सप्लाई करने में सेल सक्षम है, उसका वैल्यू वो बताएगा। इसलिए EMF ऑफ सेल जब डिफाइन करना हो तो बोल देते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज इन एन ओपन सेल। ओके, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इन एन ओपन सेल। ठीक है, अभी आपने ओपन सेल की भी बात कर ली, ओपन सर्किट की भी बात कर ली। अभी हम यहाँ पर एक और सर्किट की बात करते हैं, फोर्थ डिफरेंट टाइप का यूज या केसेस हो सकता है, ये शॉर्ट सर्किट। हाँ, शॉर्ट सर्किटिंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। तो दोनों एंड को बिना किसी रजिस्टर से सीधे कंडक्टर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे केस में क्या होगा कि जब आप लिख रहे थे VA माइनस VB इज इक्वल टू V, लेकिन दोनों एंड वायर से जुड़ा हुआ है, तो आप पहले भी देख चुके हो, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 हो जाएगा। और V को 0 अगर पुट कर लिया है ना, तब इस केस में आप देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, IR इधर, I इंटू आर इज इक्वल टू E। अगर इस हालत में हम देखें तो दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। यहाँ से अगर आप निकाले होते, ठीक है, इस जगह से, तो I का वैल्यू आपको IR होता E डिवाइडेड बाय R प्लस R। ठीक है, तो अब जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है एक सेल से तो करंट कम होगा। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया, इसीलिए ये एक्सप्रेशन आ गया। कभी कभी आपने कार के बैटरी का दोनों एंड वायर से टच किया होगा और टच करने पे स्पार्क नज़र आता होगा, जबकि वही किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जोड़ने के बाद से स्पार्क नहीं आता है। रीजन, यहाँ पर शॉर्ट इंटरवल के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करने लगता है, इसीलिए उसको शॉर्ट सर्किटिंग भी बोलते हैं। तो इस केस में सिंगल सेल से जो करंट है ना, ये आई, ये मैक्सिमम पॉसिबल करंट है जो कि सिंगल सेल से आप ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, अब सोच लो कि अगर आइडियल सेल हो, आर की बात करें, 0 हो, तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ इनफाइनाइट बोलने का मतलब बहुत लार्ज हो जाएगा। ऐसे कोई भी सेल ऐसा नहीं हो सकता जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फुल्ली 0 हो। ओके, अच्छा, इसी पे बेस्ड NCERT का एक क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये 3.1, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप क्वेश्चन जैसा देख रहे होगे, E का वैल्यू दे दिया है 12 वोल्ट और इसका वैल्यू दे दिया है 0.4। अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये 0, अब काट देते हैं हम लोग, कुल मिला करके 30 एम्पियर, तो उसका आंसर 30 एम्पियर हो जाएगा। तो होपफुली ये जो सेगमेंट था जिसमें हमने केसेस और कंडीशंस की बात की है, यूजेस की बात की है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।